अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो कि उनके दोस्त के बारे में है जो न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। कहानी बहुत ही खौफनाक है और सस्पेंस वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी दरख्वास्त है आपसे, हमें सपोर्ट करें प्लीज़। और बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है मेरी और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त दानिश की। दानिश जो कि कुछ ही दिनों पहले अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था अपनी फैमिली के साथ। वो एक रात मुझे कॉल करता है क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से नहीं मिले थे। तो वो मुझको कॉल करके पूछता है कि मैं इस वीकेंड पर क्या कर रहा हूँ। इस वीकेंड मैं फ्री था। मैं दानिश को बोलता हूँ कि मैं फ्री हूँ, तू बता अगर कोई प्लान है तो हम लोग बाहर मिलते हैं हमेशा की तरह। दानिश बोलता है कि इस वीकेंड उसके घर वाले बाहर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग दानिश के घर पर ही पार्टी करें। ये सुनकर मैं थोड़ा सा दानिश का मजाक उड़ाता हूँ, क्योंकि दानिश थोड़ा डरपोक है। वो अकेले नहीं रह पाता घर में। तो मैं दानिश को बोलता हूँ कि मुझे पता है तू मुझे अपने घर क्यों बुला रहा है, क्योंकि तुझे अकेले रुकना पड़ेगा और तुझे अकेले रहने में डर लगता है, तो इसीलिए तू मुझे इस वीकेंड अपने घर बुलाना चाहता है। ये सुनकर दानिश मुझे जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी कई बार अकेले घर पर रह चुका हूँ, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है। मैं दानिश से पूछता हूँ कि क्यों, क्या हो गया, तुझे ये घर पसंद नहीं आया क्या? दानिश बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इस बिल्डिंग में हमारी फैमिली ही सबसे पहली फैमिली है जो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है। और कभी कभी रात को मुझे आसपास से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। जब दानिश मुझे ये बात बताता है, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। मैं सोचता हूँ कि यार, 30 माला बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग खाली होगी, तो खूब मज़े करेंगे वहाँ पे। ये सोचकर मैं दानिश को हाँ बोल देता हूँ कि चलो इस वीकेंड हम तेरे ही घर पर पार्टी करते हैं। हम लोगों को नहीं मालूम था कि ये वीकेंड हमारे ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। सैटरडे को हम दोनों मिलते हैं। शॉप से हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ें ले ली और दानिश के घर चले गए। दानिश का घर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी खुला खुला था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा घर उसका। हम दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और अपना खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। बातें करते करते हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब रात के 11:30-12 बज गए। हम लोग बात कर ही रहे होते हैं कि मुझे एक आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ जैसे कोई हथौड़े से किसी चीज़ को ठोक रहा हो। मैं दानिश को बोलता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दानिश थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि क्योंकि बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हो सकता है कोई मज़दूर अभी काम कर रहा हो। मैं दानिश को बोलता हूँ कि इतनी रात में, वो भी इतनी सर्दियों में, कौन ये काम करेगा, और तो इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है। दानिश घबराते हुए बोलता है कि क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मैंने ऐसी आवाज़ आज तक इस बिल्डिंग में कभी नहीं सुनी। दानिश काफ़ी डरा हुआ था और बात भी डरने वाली ही थी, क्योंकि वो आवाज़ हमारी बिल्डिंग में से ही आ रही थी और हमारे अलावा उस बिल्डिंग में कोई नहीं था। मैं दानिश को पुरसुकून रहने का बोलता हूँ और कहता हूँ कि तू रुक, मैं देखता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दानिश मुझसे बोलता है कि नहीं, मत जा। शायद हवा की वजह से कोई चीज़ दीवार से टकरा रही है या कोई चीज़ गिर गई होगी और आवाज़ आना बंद भी हो गई थी तब। लेकिन डर वो नहीं था जो आवाज़ आ रही थी। उससे ज़्यादा डर ये था कि जब मैं बीच में वॉशरूम गया था, तो जिस फ्लोर पर हम लोग थे, उस फ्लोर पर मुझे लिफ्ट रुकने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई इस फ्लोर पर आया है। लेकिन ये बात मैंने दानिश को नहीं बताई, क्योंकि वो डर जाता। मैंने जब ये लिफ्ट वाली बात दानिश को बताई,
तो उसको मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने मुझे बोला कि मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ और तू मुझे ऐसे घटिया मज़ाक करके और मत डरा। मैं दानिश को समझाता हूँ कि कोई मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वो आवाज़ मैंने असल में सुनी थी लिफ्ट के रुकने की। मैं उसे समझा ही रहा था कि मेरे पास मेरे छोटे भाई की वीडियो कॉल आई। वो मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ हो? मैं उसे कहता हूँ कि मैं तो दानिश के घर पे हूँ। वो मुझसे बोलता है कि पिछले 10-15 मिनट से कोई गेट के बाहर खड़े होकर नॉक कर रहा है। मैं उसे बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए तुम गेट मत खोलना। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं वहाँ आता हूँ। ये बोलकर मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। मेरा छोटा भाई घर में अकेला था। हमारे पेरेंट्स दूसरे सिटी में रहते थे और हम दोनों जॉब की वजह से यहाँ रहते थे। दानिश मुझसे बोलता है कि अगर तू कहे तो मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं आज रात सो नहीं पाऊँगा अकेले। तो मैं दानिश को बोलता हूँ कि नहीं, तू रुक, थोड़ी देर आराम कर, मैं घर पहुँचकर तुझे कॉल करता हूँ या फिर मैं अपने भाई को भी यहीं ले आऊँगा अगर वो आया तो। और ये बोलकर मैं दानिश के घर से निकल जाता हूँ, जो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आधे रास्ते पहुँचा ही था कि मुझे कुछ जलने की स्मेल आती है। वो स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैं अपनी बाइक रोकता हूँ और अपनी बाइक चेक करता हूँ कि कहीं कोई वायर तो नहीं जल रही, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था और मुझे दानिश की भी फ़िक्र हो रही थी। मैं दानिश को कॉल मिलाता हूँ, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। मुझे लगा दानिश सो गया होगा, क्योंकि दानिश अक्सर अपना फ़ोन तभी स्विच ऑफ करता था जब वो सोने जाता था। मैं जैसे तैसे घर पहुँचा। घर पहुँचकर मैंने बेल बजाई। मेरे छोटे भाई ने गेट खोला। उसने मुझे बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो दानिश के घर पे रुकने वाले थे। मैंने उसे बोला कि तुमने ही तो मुझे कॉल की थी और बोला कि कोई काफ़ी देर से हमारे घर पर नॉक कर रहा है। मेरा भाई मुझे बोलता है कि मैंने तो कोई कॉल नहीं की, मैं तो सो रहा था। फिर वो बोलता है कि मेरी दानिश से बात हुई थी शाम को, उसने मुझे तुम लोगों की सेल्फी भी भेजी थी। लेकिन वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ थी? तुमने तो बोला था कि बस फ्लैट पर तुम और दानिश होंगे। मैं उसकी सेल्फी वाली ये बात सुनकर थोड़ा घबरा सा जाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? वो मुझे बोलता है कि वही लड़की जो तुम्हारे साथ थी फ्लैट पर, और उस लड़की को मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। कोई दोस्त है क्या? मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि तुम किस सेल्फी की बात कर रहे हो? मेरा भाई बोलता है कि वही सेल्फी जो आज दानिश ने मुझे भेजी है। फिर वो मुझे वही सेल्फी दिखाता है और वो सेल्फी देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं अभी भी वो सीन सोच रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहाँ एक्चुअली में एक लड़की थी जो कि ठीक पीछे मेरे और दानिश के खड़ी हुई थी। ये वो सेल्फी थी जो हम लोगों ने तब ली थी जब हम दानिश के घर पहुँचे थे। मैं काफ़ी डर गया था। मैं अपने भाई को सारी बातें बता देता हूँ। मैं उसे ये भी बता देता हूँ कि जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे जलने की स्मेल आई। मैंने अपनी बाइक भी रोकी, लेकिन स्मेल से ज़्यादा डरने वाली बात ये थी कि मैं वापस बाइक पर बैठ के घर आया तो जब मैंने अपनी बाइक की बैक सीट को टच किया तो वो काफ़ी गर्म थी। ये आप लोगों को भी पता होगा कि जब कोई बाइक पर बैठता है या कहीं भी बैठता है और फिर उठता है तो वो जगह कुछ देर के लिए गर्म रहती है। मैं बाइक पर अकेला था तो पीछे वाली सीट कैसे गर्म हो सकती है? इससे ये चीज़ समझ आती है कि शायद कोई पीछे बैठा हुआ था, तभी वो सीट गर्म थी और वो भी इतनी सर्दियों में। जब ये बातें मैंने अपने भाई को बताई तो उसे भी थोड़ी फिक्र होने लगी, स्पेशली दानिश के लिए, क्योंकि उसका फ़ोन तब से स्विच ऑफ ही आ रहा था। हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों साथ में ही दानिश के घर चलते हैं और देख के आते हैं कि दानिश ठीक है या नहीं।
हम लोग बाहर निकल ही रहे थे कि तभी हमारे गेट पर कोई बहुत ज़ोर-ज़ोर से नॉक करता है। हम दोनों घबरा जाते हैं। हम पूछते हैं कि कौन है बाहर? तो वो दानिश होता है। दानिश काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। मैं गेट खोलता हूँ और दानिश अंदर आ जाता है। हमने उसे सोफ़े पर बिठाया और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और एक ही जगह देख रहा होता है। मैं भी उसे देखकर डर गया था। उसकी आँखों में दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। उसने पता नहीं क्या चीज़ देखी है। अब जो बात दानिश हम लोगों को बताने वाला था, वो सुन के शायद आप लोग भी यकीन ना करें। मैं और मेरा भाई दानिश को हौसला देते हैं और पानी वगैरह पिला के उसे सुकून में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बस डरा हुआ था और सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। मैं दानिश को पकड़ता हूँ और उसे बोलता हूँ कि देख, तू यहाँ है हमारे घर पर, कुछ नहीं होगा तुझे, यहाँ कोई नहीं है। दानिश मेरी तरफ देखता है और रोने लग जाता है। मैं उसे संभालने की कोशिश करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बता क्या हुआ। दानिश मुझे बताता है कि जब मैं उसके घर से निकला तो दानिश अपने रूम में गया ही था कि उसको लिफ्ट रुकने की आवाज़ आई, उसी फ्लोर पर जिस फ्लोर पर दानिश रहता है। उसे लगा कि शायद मैं वापस आ गया हूँ कुछ लेने, तो वो बाहर गेट खोलने आया। तो बाहर और लिफ्ट के आसपास कोई भी नहीं था, वो पूरा फ्लोर खाली था। दानिश वापस गेट बंद करके अपने रूम में आया और सोने की कोशिश करने लगा, तो उसे बाहर से आवाज़ आने लगी। कोई दानिश का नाम बार बार पुकार रहा था। दानिश को लगा कि शायद उसकी अम्मी वापस आ गई हैं, क्योंकि वो आवाज़ उसकी अम्मी से थोड़ी बहुत मिल रही थी। दानिश फिर बाहर गया देखने के लिए, तो वहाँ पूरे फ्लोर पर कोई भी नहीं था, ना आस-पास, ना ऊपर-नीचे, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं। फिर से कोई आवाज़ अब लिफ्ट के पास से आने लगी। दानिश को लगा कि शायद वो मजाक मैं कर रहा हूँ, उसको डराने के लिए। शायद हम कोई प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रैंक और मजाक मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो दानिश को लगा कि शायद ये मैं हूँ जो उसे डरा रहा हूँ। लिफ्ट के पास से आवाज़ मुसलसल आ रही थी। दानिश लिफ्ट के पास पहुँचा तो लिफ्ट के पास कोई भी नहीं था, लिफ्ट बंद पड़ी हुई थी। ये देखकर दानिश काफ़ी डर गया। दानिश सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसको पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके जस्ट सामने एक लड़की, बहुत ही पतली सी लड़की, खड़े होकर उसे देख रही है और वो उसको देखकर मुस्कुरा रही है। ये देखकर दानिश सीधा भागा और बिल्डिंग से निकलकर नीचे जाके थोड़ी दूर भागते हुए स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठ गया, क्योंकि भागने की वजह से उसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। दानिश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो नीचे बैठकर रो रहा था कि तब उसको फिर से वही हंसने की आवाज़ आई। इस बार दानिश की हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देखे। दानिश ने अपने कान और आंखें सब बंद कर लिए। वो वहाँ बैठे हुए देखता है कि उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई है, जो कि बड़ी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। दानिश हिम्मत करके पीछे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। दानिश फिर ऊपर देखता है तो वही लड़की स्ट्रीट लाइट के ऊपर बैठकर उसे देख रही होती है। जब दानिश ने ये बात मुझको बताई तो मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गया। मुझसे बोला नहीं जा रहा था कि मैं क्या बोलूं। ये हो क्या रहा है हमारे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये सब सच में हो रहा है या फिर ये एक ख्वाब है। मैं यही सब चीज़ें सोच रहा था कि तभी मेरा भाई किचन में से आवाज़ देता है। एकदम से चिल्ला के कहता है कि वो कौन है?
मैं भागते हुए किचन में जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक लड़की लंबी सी और बहुत पतली सी हमारी तरफ उंगली करके खड़ी होती है। हम उसको समझ ही रहे होते हैं कि तभी दानिश के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम भाग कर दानिश के पास जाते हैं तो वहाँ दानिश नहीं होता। पूरे घर में दानिश कहीं भी नहीं था और वो लड़की भी अब किचन से गायब हो चुकी थी। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो हम दानिश के पेरेंट्स को कॉल करते हैं। दानिश के फादर से मेरी बात होती है। मैं उन्हें बताता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग घर आ जाएं, जहाँ भी हैं, क्योंकि दानिश की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। दानिश हमें कहीं नहीं मिल रहा था। हम लोग वापस दानिश के घर जाते हैं, उसी नए अपार्टमेंट में। वहाँ पे जाके देखते हैं तो घर का दरवाज़ा खुला होता है और दानिश वहाँ पे अपने रूम में बेहोश पड़ा होता है। हम बहुत घबरा जाते हैं और उसे बहुत उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा था। फिर हम उसे उठा के डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाके जब उसे थोड़ी देर बाद होश आता है तो उसे कुछ भी नहीं याद था कि वो वहाँ पे कैसे आया। उसे ये याद था कि वो हमारे घर तो था, लेकिन हमारे घर से कुछ ही सेकंड और मिनटों में अपने घर कैसे पहुँच गया, वो भी बेहोश, उसे कुछ याद नहीं था। जब दानिश के घर वाले आए तो हमने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्हें हमारी बातों पर यकीन ही नहीं आया। एक दिन बाद दानिश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दानिश के पेरेंट्स सब उसी के साथ थे। एक दिन मेरे पास दानिश की अम्मी की कॉल आई। उन्होंने मुझे बताया कि दानिश कुछ दिन से अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और उसके कपड़े पहनकर घूमता रहता है घर में। ये बात सुन के मैं काफ़ी घबरा गया था। मैं समझ चुका था कि शायद वो स्पिरिट जो भी थी वो अभी भी दानिश के पीछे है। तो मैंने दानिश की अम्मी को सजेस्ट किया कि आप दानिश को किसी दरगाह पर ले जाएं या फिर किसी आलिम को दिखाएं जो इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। आपको उसे वहाँ लेके जाना चाहिए। फिर दानिश के पेरेंट्स दानिश को किसी आलिम के पास ले गए और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। इस बात को 1 साल हो चुका है, लेकिन दानिश अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और कहानियाँ हम लाते रहेंगे आपके लिए। और अगर आपको काले जादू की स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।